नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता फिर से हाजिर हैं दिन भर की तमाम अहम और खबरों के अपडेट के साथ। और आज की जो सबसे अहम खबर है वो है विधानसभा चुनाव। जी हां, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजे अब आ चुके हैं। उसका हर अपडेट, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से हम तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि 3 दल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात में जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। जबकि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव से बड़ी खुशी सामने आई। तो गुजरात में बीजेपी 182 में से 156 सीट हासिल कर लगातार 7वीं बार सरकार बनाएगी। यहां कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह ताल ठोक रही थी, उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। गुजरात में बीजेपी 1995 से लगातार हर विधानसभा चुनाव जीतती आई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 में से 40 सीट जीतकर कांग्रेस वहां बीजेपी से सत्ता छीनने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी को यहां मायूसी हाथ लगी है, तो आम आदमी पार्टी खाली हाथ रह गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कल दिल्ली के एमसीडी चुनाव के आए नतीजों की वजह से बल्ले बल्ले का मौका उन्हें मिला है। एमसीडी की कुल 250 सीट में से उसने 134 सीट पर जीत दर्ज की थी। यानी जनता ने तीनों ही पार्टियों को किसी न किसी रूप में जश्न मनाने का मौका मुहैया करा दिया है। भले ही ये जश्न कोई गुजरात में मना रही है पार्टी, बीजेपी गुजरात में मना रही है, कांग्रेस हिमाचल में मना रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मना रही है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए एक नया इतिहास लिख दिया है। गुजरात में 62 साल के इतिहास में यह जीत बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस ने 1985 के चुनाव में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 सीटें जीती थी, जिसे बीजेपी ने ध्वस्त करते हुए 150 से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली हैं। आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है। 2002 के चुनाव में बीजेपी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 127 सीटें बीजेपी ने जीती थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। वहीं इस बार यह आंकड़ा 150 को पार कर गया है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी रिकॉर्ड जीत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा। जहां बीजेपी राज्य की 182 में से 150 से ज्यादा सीटों पर जीतती यहां नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महज 16 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तो इस बार कम से कम चिंतन और मंथन जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को यहां पर अब करने की जरूरत है। और जो कोई भी, चाहे चुनावी पंडित हो या फिर तमाम जो संवाददाता हमारे फील्ड में निकले, रिपोर्टर्स ग्राउंड पे निकले, उनका भी यह कहना था कि जिस कलेवर से, जिस तेवर से चुनावी मैदान में कांग्रेस को उतरने की जरूरत थी, दरअसल कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही थी। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि इस जीत में भी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और अगर हार भी मिली है तो इतनी करारी शिकस्त यहां पर मिली है कि उसके लिए कांग्रेस को अब चिंतन करना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी आपको बता दें कि ये अप्रत्याशित जीत से कम नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अक्सर देखा जाता है, जहां पर लगातार एक ही सरकार रहे, एक ही पार्टी की सरकार रहे। लेकिन यहां पर आप देखिए कि पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सत्ता रही है। 7वीं बार यहां पर अब फिर से सरकार बनने जा रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी तो दूर की बात है, जो अमित शाह खुद कह रहे थे अपने भाषणों में कि यहां पर प्रो इनकम्बेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो वो प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है। गुजरात की जनता ने पूरे मन से इस सरकार को फिर से चुना है, यानी कि बीजेपी पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया है और फिर से सरकार बनाने का न्योता यहां पर दिया है। 12 दिसंबर का तारीख बताया जा रहा है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल जो है फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। उसकी तैयारियां भी जोर शोर से जो चलेंगी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त तो तैयारियां कुछ और ही हैं। इस वक्त अहमदाबाद से गुजरात के हर एक इलाके में, पार्टी दफ्तर के आसपास आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों के धुन पर झूम रहे हैं। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी
और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया। और हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी दफ्तर से वो जुड़े हुए हैं। वरुण, देखिए 5 बज चुके हैं और आपने बताया था कि 5:30 बजे के बाद वहां पर और ज्यादा लोगों के आने जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ तो वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा है। 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से पहले आप देखिए किस तरीके से उत्साह जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लगातार जो है वो एक तरीके से मोदी में माहौल जिसे कहा जाता है बीजेपी की भाषा में, वो आपको नजर आ रहा होगा। पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है वो जरा सुन लेते हैं। कब तक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी पार्लियामेंट में हैं और हाउस चल रहा है। जो अनुमानित समय 6 बजे का बताया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अधिकांश सांसद यहाँ पर आने वाले हैं और जो गुजरात में एक बड़ी जीत हुई है उसकी खुशी में सभी का अभिवादन स्वीकारेंगे और जनता को धन्यवाद देंगे। गुजरात की जनता को, जिन्होंने लंबे समय तक जहाँ पे वो सेवा करते रहे गुजरात की जनता का, और उसी बल पे आज गुजरात की जनता ने विश्वास और विकास पे भरोसा दिखाते हुए, एक इतिहास बदलते हुए, एक लंबी लाइन जो भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन थी उसी लाइन को और लंबा करते हुए 150 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसी को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों के साथ, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनके बीच में खुशियां मनाने का कार्य किया जाएगा। तो साफ है कि इंतजार फिलहाल जो है वो कुछ देर का है। कुछ देर में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे सिंह साहब रह गया था कि हिमाचल की हार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत है। आप लोग खुद हिमाचल भी गए थे, आप गुजरात भी गए थे। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल की जो स्थिति बदली, उसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे हिमाचल में जो जनता जनार्दन होती है, जिसको मैंडेट दी उसको स्वीकारना चाहिए और हम लोग भी स्वीकार रहे हैं। क्योंकि वहां एक ट्रेंड चलता है और कि एक बार एक लोगों की सरकार रहेगी, दूसरे बार दूसरे की सरकार रहेगी। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता ने इस ट्रेंड को, इस परंपरा को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के विकास को नहीं अपनाया। फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना काल में भी आप देखे होंगे हिमाचल एक ऐसा प्रदेश था जो सबसे पहले कोविड की सर्वाधिक टीकाकरण कहीं वरुण लौटते हैं आपके पास लौटते हैं। बात हिमाचल की कर रहे हैं तो हिमाचल के इस चुनावी तस्वीर पर भी बात करने के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। ललित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के पूरी सियासी तस्वीर पर बातचीत करने के लिए। ललित, एक बात कही जा रही है कि जो चुनावी मुद्दे थे उन चुनावी मुद्दों के नजरिए से अगर चीजों को तौला जाए तो हिमाचल की जनता ने लोकल फैक्टर्स को ज्यादा ध्यान में रखा और जो मुद्दे बीजेपी उठा रही थी, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या फिर डबल इंजन की सरकार हो, ऐसे तमाम बातें हों, उनको एक तरीके से जनता ने स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल आनंद, अगर हम हिमाचल में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने यूनाइटेड होकर है वो पूरी कमान है वो संभाल रखी थी। खास तौर पर अगर हम 3 बड़े नेताओं की बात करें जिसमें लगातार पहले गुटबाजी की बात कही जा रही थी, तो जो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला है उन्होंने तीनों नेताओं को एक साथ इकट्ठे रखकर पूरा कैंपेन है उसको चलाया। उसके साथ साथ एक और अहम बात, इस बार पूरा चुनाव है हिमाचल कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों पर और हिमाचलियत के मुद्दे पर लड़ा है। जिसमें अगर हम अहम मुद्दों की बात करें तो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सरकारी एम्प्लॉइज का एक अहम मुद्दा था, उसको कांग्रेस ने खूब भुनाया। उसके साथ साथ बागवानों का मुद्दा हो, जीएसटी को लेकर है, जो बागवान है वो जयराम सरकार से पूरी तरह से नाराज थे, जिसको लेकर है सचिवालय से लेकर विधानसभा का घेराव उन्होंने किया था। उस मुद्दे को लेकर है वो आम जनता के बीच गए। और तीसरा बड़े मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी
और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस पेपर लीक मामला हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर है तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ा। और आनंद, अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ललित, क्योंकि कांग्रेस किसी पर्टिकुलर चेहरे के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतरी थी, एक पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी थी, ऐसे में अब जो अगला कदम होगा सरकार बनाने से पहले वो है विधायक दल के नेता का चुनाव। लेकिन जो परिस्थितियां सामने हैं, जिस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये थोड़ा माथापच्ची का काम है पार्टी के लिए, इसमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। आनंद, बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो हाईकमान है उन्होंने पूरी तरह से इस बार एहतियात बरते हैं और दो बड़े नेताओं की जो ड्यूटी है वो लगाई है, जिसमें भूपेश बाघेल है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर लगाया है। इन दोनों ही बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी जो नेता है वो पार्टी को ना छोड़े और तमाम नेताओं को चंडीगढ़ बुलाया जाएगा, जहां पर जो विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। लेकिन अगर हम जिस तरह से अंदरूनी खबरें फिलहाल इस वक्त कांग्रेस के अंदर से आ रही है, सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिभा सिंह का है, जो मंडी से सांसद भी है और उसके साथ साथ हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी है, तो उनका नाम सबसे आगे रेस पर है। वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी भी है। उसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नौदौन से चौथी बार विधायक जीते हैं और मुकेश अग्निहोत्री जो कि ऊना की हरोली सीट से 5वीं बार लगातार चुनाव जीते हैं। तो इन तीनों ही बड़े नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चला, लेकिन अंतिम फैसला है वो हाईकमान ने लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता है वो लॉबिंग है, ना सिर्फ आज बल्कि पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार लॉबिंग है वो की जा रही है, चाहे राजीव शुक्ला के साथ दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी हो या फिर अगर हम बात करें जो कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हो, उनके साथ प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की मुलाकात हो, मुकेश अग्निहोत्री की मुलाकात हो, तो फिलहाल इसके अलग अलग सियासी मायने हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अब तमाम जो कांग्रेसी विधायक है उनको एक साथ एकत्र करके चंडीगढ़ है वो ले जाया जाएगा और उसके बाद बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही ललित आपकी एक रिपोर्ट भी देख रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं आप कह रहे थे कि देखिए ऑपरेशन लोटस को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्हें डर है और इसीलिए बहुत ही फूंक फूंक कर कांग्रेस जो है वो कदम रख रही है और आगे वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाना या फिर कौन होगा नहीं होगा इसके लिए थोड़ा वक्त वहां पर लगेगा। आएंगे आपके पास हम ललित, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की रणनीति। अब ऐसे समय जब स्थानीय नाराजगी के कारण राज्य में मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। करीब 3 दर्जन रैलियां कर उन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगे। गुजरात के लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आपको बता दें कि यह बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। बीजेपी 1995 से लगातार गुजरात में सत्ता में बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अब तक बीजेपी 50% के आंकड़े के करीब तो पहुंची है, यानी 49% से ज्यादा वोट तो बीजेपी ने हासिल किए, चाहे वो 95 हो, चाहे वो 2002 हो, इसके अलावा 2007 हो, 2012 हो, 17 हो, लेकिन बीजेपी ने कभी 50% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया था। आज ये माइलस्टोन भी बीजेपी ने हासिल कर लिया। 54% के करीब बीजेपी को वोट हासिल हुआ है इस चुनाव में, जिससे पता चलता है कि जनता ने कितना बम्पर आशीर्वाद दिया है बीजेपी को। विपक्षियों के समीकरण भी इस वोट शेयर ने ध्वस्त कर दिए। गुजरात को वाइब्रेंट बनाने की कोशिशों में पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य में खूब निवेश करवाया। वो पिछले 5 सालों में अक्सर किसी न किसी योजना के उद्घाटन या शिलान्यास के मौके पर गुजरात जाते रहे। गुजरात में पिछले 5 सालों के दौरान बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश हुआ है। आधारभूत संरचनाओं के विकास में गुजरात ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं, उन्हीं में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। एक और खास बात कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गुजरात को सामने रखना है, यह भी देखने को मिला पीएम मोदी के कारण, क्योंकि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत में आया तो हमने देखा कई नेता थे, चाहे वो जी जिनपिंग हो या फिर
शी जिनपिंग हो या फिर ओबामा हो या फिर जापान के प्रधानमंत्री हो, तमाम लोगों ने गुजरात की यात्रा की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक छवि उभारने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों का इफेक्ट मतदाताओं के मन पर पड़ा है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली तिकड़ी हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी तीनों इस बार के चुनाव में उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इनमें से दो, हार्दिक पटेल, अल्पेश बीजेपी में शामिल होकर चुनाव में उतरे, तो जिग्नेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। आपको बता दें कि विरमगाम सीट से हार्दिक पटेल ने 34,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की, तो गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के अल्पेश ठाकोर भी बढ़त बनाकर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं वडगाम सीट से कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी कभी आगे तो कभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार 1,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। तो कभी इन तिकड़ी को लेकर के एक बार के लिए डर था बीजेपी में, लेकिन अब इस तिकड़ी में से दो लोग जो है खुद बीजेपी के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे और जीत भी दर्ज कर चुके हैं। अल्पेश भाई, हम आपका कैंपेन कवर कर रहे थे, तब जो झकास टाइप की आपको पब्लिसिटी मिल रही थी, लोग इतना साथ चल रहे थे, तो आपको उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे साउथ गुजरात? बोला था ना मैंने कि साउथ गांधीनगर दक्षिण से मैं जीत जाऊंगा, बम्पर जीत होगी और गुजरात के अंदर 150 से ज्यादा सीटें भाजपा की आएगी। उस वक्त भी मैंने बोला था और बार बार बोला है, ये गुजरात का ट्रेंड था। जिस तरह से मोदी साहब के बारे में अनाप शनाप बोल के गए, ये उसको जवाब है। और गुजरात का संगठन करता CR पाटिल, जिस तरह से अमित भाई शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब की जोड़ी काम करती है, उन पे लोगों को भरोसा है, भूपेंद्र भाई पे लोगों को भरोसा है। और मैंने उस वक्त भी बोला था, 25 साल पहले का वो हाल गुजरात लोगों ने देखा है, जहां की सड़कें देखी है और जहां का गुंडाराज भी देखा है। आज डेवलप गुजरात है, उसको आगे ले जाने के लिए लोगों ने आशीर्वाद दिया और ये बम्पर आशीर्वाद है। आपकी इस सीट से लड़ने का श्रेय साउथ गांधीनगर से किसको देते हैं आप? मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब और मेरे शीर्ष नेतृत्व को, CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल साहब को। और आगे युवा नेता हैं आप, क्या दायित्व देख रहे हैं अपने लिए? कैबिनेट, मंत्री पद? जो भी दायित्व मिलेगा ईमानदारी से निभाऊंगा, गुजरात की सेवा ईमानदारी से करूंगा। देखिए, गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जबरदस्त अंदाज में जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर वो बीजेपी की बड़ी जीत की खुशी मना रहे हैं बड़े अंदाज में। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर के पास आतिशबाजी के जरिए जीत का जश्न मनाया गया। यहां मोदी मोदी के नारे लगाए गए, तो मोदी लुक में एक व्यक्ति खुद को पेश करता भी नजर आया। अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर में सब भगवा रंग में नजर आया। आपको हम बता दें कि अहमदाबाद वो विधानसभा इलाका है जहां पर पीएम मोदी ने एक नहीं बल्कि दो रोड शो किए थे और 2 दिन के अंतराल में ही ये 2 रोड शो हुए थे, यानी बैक टू बैक 2 रोड शो किए थे। पहला रोड शो 50 किलोमीटर लंबा और उसके बाद लगभग 10 किलोमीटर की रोड शो की यात्रा उन्होंने की थी और दोनों ही रोड शो के अंदर जनता का अपार समर्थन, जन समर्थन देखने को मिला था। तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और पार्टी ने जो टारगेट लिया है अब की बार 150 पार का, उस दिशा में मजबूती के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं पीएम मोदी की अगुवाई में। लगभग 3 दर्जन रैलियां पीएम मोदी ने इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए की थी। आपको ये भी बता दें कि नेता भी, कार्यकर्ता भी, समर्थक भी जीत की खुशी में डूबे नजर आ रहे हैं, जो इतने प्रयासों के बाद मिली है। सूरत में ढोल नगाड़ों की थाप पर पुरुष से लेकर महिला कार्यकर्ता और समर्थक तक बीजेपी की जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। सब नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ सब गुजरात की जीत की खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में भी बीजेपी समर्थक गुजरात की जीत का जश्न मना रहे हैं, तो पटना में भी बीजेपी समर्थक इस जीत से पूरे जोश में दिख रहे हैं। आपको हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के उत्सव की भी दिखा रहे तस्वीरें, क्योंकि इससे बड़ा उत्सव लोकतंत्र में और कुछ हो नहीं सकता है, जहां पर चुनावी जीत, जनता जो है वही जनार्दन है और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। गुजरात की बात करें तो बीजेपी को मैंडेट दे दिया है अपना, और हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी दफ्तरों के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, साथ ही साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में बीजेपी दफ्तरों के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, हर कोई, युवा, हर कोई यहां पर नाचता झूमता। देखिए अब अबीर गुलाल भी लगाया जा रहा है। जी हां, ये दौर भी शुरू होना था और ये जैसे ही लगभग नतीजे आ जाते हैं, तय हो जाते हैं, उसके बाद ये गुलाल जो है वो खेला जाता है और जश्न मनाया जाता है। होली सा उत्सव हो जाता है, रंगा रंगा उत्सव हो जाता है। और अब एक दूसरे को देखिए, महिलाएं जो है वो टीका लगा रही हैं गुलाल का, और यहां पर इस उत्सव को, लोकतंत्र के इस महा उत्सव को मनाया जा रहा है। और जामनगर उत्तर सीट से जीत हासिल करने के बाद रीवा बा जडेजा ने रोड शो कर जीत का जश्न मनाया। उनके साथ उनके क्रिकेटर पति रविंद्र जडेजा भी मौजूद रहे। इस दौरान गाड़ी पर सवार दोनों विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोगों का आभार जताते नजर आए। गाड़ियों के काफिले और देशभक्ति गीतों की धुन के साथ रिवाबा जडेजा का यह रोड शो निकला, जिसके जरिए उन्होंने जीत की खुशी जताई। रिवाबा को बीजेपी ने जामनगर उत्तर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने 6000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तो जामनगर उत्तर सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा यहां पर चुनाव लड़ रही थी और सबके मन में एक ही सवाल था, एक कौतूहल था कि आखिरकार इस चुनाव का नतीजा क्या रहेगा, इस सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसका नतीजा क्या रहेगा। लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए रिवाबा ने यहां पर 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। गुजरात में मिली शानदार जीत ने पार्टी के हर नेता के चेहरे की चमक दोगुनी कर दी है। वो इसे सरकार के कामकाज की जीत बता रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, अब आपको सुनवाते हैं। हर्ष सांघवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेहरे पर नई चमक है और आज नई उमंग के साथ, बुलंद हौसलों के साथ अब नजर आते हैं। ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने आज दर्ज की है, इसका क्रेडिट किसके सर है? ये चेहरे पे जो चमक दिख रही है जी, वो पुराने संबंधों की चमक है। 27 साल से चल रहे ये संबंध को आज गुजरात के लोगों ने फिर से एक बार मोहर लगा ली है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच, खास तौर पे मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक व्यक्तियों का जो दिल का संबंध था, ये संबंधों को उजागर करने वाला चुनाव है। मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, इसका मतलब? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से हर एक गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया, मध्यम वर्ग के लोगों को स्वनिर्भर करने का मोदी जी ने जो प्रयास किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर एक गांव तक सड़क, पानी, बिजली, गैस पहुंचाया है, वो देख के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी मैजिक, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे। तब आज गुजरात में, गुजरात की धरती को बदनाम करने वाले लोग, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को गुजरात की जनता ने चुन चुन कर जवाब दिए हैं। 2024 का रास्ता क्या गुजरात से प्रशस्त हो जाता है नरेंद्र मोदी के लिए? 2024 का रास्ता हर एक राज्य से मोदी मोदी के नारे के गूंजे। अमित शाह ने यहां पर कहा था कि जीत दिलानी है गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। देखिए, वो तो लोगों ने ऑलरेडी बनाया है। हाँ। तो चलिए, चुनावी जीत की तस्वीरें और खबरें इसी तरह से आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब इस बुलेटिन में मेरे और अनंत के साथ इतना ही।